Hello everyone, EduAdapt by Nera sir welcomes you all. From today onwards, we are going to start a very useful class series based on current affairs. So this is going to be our first class, and I would like to inform you that I have concerned various sources for collecting very important current affair questions. And we will also be studying with historical background each and every detail from your various examination perspectives will be discussed here on this channel. So first of all, I would like to tell you about the sources: the Hindu, Indian Express, and PIB, Press Information Bureau of India. These are the main sources from which these questions have been collected and put together. So this is going to be very useful class. So let's begin our class without much ado, and I will be explaining these classes in both languages, Hindi and English. So don't worry whether you are coming from Hindi background or English background. These classes are going to be highly beneficial, and you can understand these classes and concepts well, no problem in that. So first of all, first question: scientists have detected which disease in Antarctic region for the first time in Antarctica? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बीमारी की डिटेक्ट की है या उसका पता लगाया है एंटार्क्टिक रीजन में। पहली बार ये बीमारी जो है एंटार्क्टिका में देखने को मिली है। जैसा कि आपको पता है, एंटार्क्टिक जो रीजन है वो पेंगुइन्स के लिए फेमस है। बहुत ही क्यूट जो क्रीचर है वो देखने को मिलता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, एवियन फ्लू। एवियन फ्लू पहली बार एंटार्क्टिका में देखने को मिला है। तो अभी हम एवियन फ्लू के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, दुनिया में पहली बार एवियन फ्लू का जो ह्यूमन इन्फेक्शन है वो H5N1, जो कि काफ़ी एक सीरियस इन्फेक्शन माना जाता है, वो रिपोर्ट हुआ था, देखने को मिला था। पहली बार कहाँ मिला था? हांगकांग में। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि दुनिया में पहली बार H5N1 जो वायरस है वो कब देखने को मिला? 1997 में मिला। कौन सा देश था? हांगकांग था। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा ऑल्सो नोन एज बर्ड फ्लू, इसको बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, इज ए डिजीज, एक बीमारी है, प्राइमरीली अफेक्टिंग बर्ड्स, जो विशेष तौर पर प्राथमिक अपना शिकार बनाती है पक्षियों को, एंड इज कोज्ड बाय ए वायरस, और एक वायरस के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है, और उस वायरस का नाम है ऑर्थो मिक्सोविरिडे। ऑर्थो मिक्सोविरिडे, याद रखिएगा। इस फैमिली के वायरस के द्वारा इस बीमारी को आगे बढ़ाया जाता है। जो फर्स्ट HPAI H5N1 आउटब्रेक इन इंडिया, जो पहला आप ये कह सकते हो बर्ड फ्लू का जो केस था इंडिया के अंदर, वो 2006 के अंदर रिपोर्ट हुआ था, और ये नवापुर महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला था। तो आप याद रखिएगा, इंडिया में पहली बार ये बीमारी 2006 में महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। तो विशेष तौर पर मैं एक बात और बता देता हूँ, H5N1 जो है वो बर्ड एडेप्टेड स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मीनिंग है एक वायरस की, एक कह लीजिए शाखा है, जो पक्षियों के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है, और इसको HPAIA H5N1 बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये बर्ड फ्लू ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया, इसको भी उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे चाहे आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री से संबंधित है? इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो PCS में, UPSC एग्जामिनेशन में हमें खास तौर पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इनके जब हम आंसर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको बेहतरी से पता भी लगेगा। सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग।
तो चलिए इसके आंसर को जब हम डिस्कस करते हैं तो डिटेल में हम चलते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो था वो लॉन्च हुआ था 28 जुलाई 2014 को। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये काऊ से रिलेटेड मिशन है, अभियान है, गायों से संबंधित अभियान है। और इसकी शुरुआत 28 जुलाई 2014 को की गई थी। दिस मिशन हैज मेनली फोकस्ड ऑन गिर काउज। याद रखिएगा, एक ये स्पेशल काऊ होती है गिर काऊ, उस पर ही ये विशेष तौर पर फोकस इसने किया है। दूसरी जो नस्लें हैं गायों की, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो गिर काऊ के आसपास ये जो है फोकस्ड मिशन रहता है। ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। द स्कीम इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग अंडर द अम्ब्रेला स्कीम नेशनल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम। देखिए, एक राष्ट्रीय लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत ही ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन रखा गया है। और फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2026, तो 2021 से 2026 तक इस योजना को नेशनल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। और इसके लिए बजट जो है वो 2400 करोड़ का रखा गया है। तो हमारा आंसर रहेगा, ये जो आप कह सकते हो मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके अंतर्गत ये आता है, क्योंकि ये गोकुल यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से रिलेटेड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। विच कंपनी obtained first digital escrow regulatory fintech authorization from IFSCA। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आंसर पहले आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस्क्रो कौन है, और IFSCA के बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस्क्रो जो है एक तरह का एजेंट है। इसको डायग्राम को ज़रा ध्यान से समझिए। एक तरफ यहाँ पर बायर है, यानी कि कुछ खरीदने वाला है, उसके पास क्या है, पैसा है, फंड है, पैसा है। और वो फंड किसको दिया, एक एजेंट को दिया। उस एजेंट को एस्क्रो हमने बोला, और उसने फंड जो है वो सेलर को प्रोवाइड कर दिया, यानी कि जो बेचने वाला है उसको वो पैसा दे दिया, और सेलर ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बायर्स को दे दी। तो देखिए, जो बायर्स और सेलर्स के बीच में एक मीडिएटर की, एजेंट की भूमिका निभाता है, उसको एस्क्रो बोला जाता है। यानी मिडल मैन आप कह लीजिए उसको, बिचौलिया कह लीजिए उसको, एस्क्रो बोला जाता है। तो जैसा मैंने बताया था, IFSCA के बारे में हम डिटेल में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। PCS से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSC लेवल के हो। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। और इसकी जो स्थापना है वो 27 अप्रैल 2020 को हुई थी। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग हुआ कि इसको पार्लियामेंट में एक एक्ट ला करके बनाया गया है, ठीक है ना। पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया, और एक्ट ला करके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को स्थापित किया गया। और ये जो एक्ट था वो भी याद रखिएगा 2019 में लाया गया। फिर उसके बाद में फाइनल अप्रूवल के बाद में 2020 में इसको एक वैधानिक दर्जा मिला। ऑन अप्रैल 27, 2020 इनॉग्रेशन ऑफ IFSCA बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन। तो इसका जो उद्घाटन है वो 27 अप्रैल 2020 को किसने किया, निर्मला सीतारमन, जो कि भारत की वित्त मंत्री भी हैं। हेडक्वार्टर की अगर बात करें, द गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। तो गांधीनगर के अंदर गिफ्ट सिटी में इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो रहेगा गुजरात के अंदर। तो इसके चेयरमैन की ओर बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसकी जो 2020 के अंदर जो चेयरमैन थी वो इंजेती श्रीनिवास थे। फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो इंजेती श्रीनिवास थे। जो वर्तमान में जो चेयरमैन हैं के राजा रमन हैं, जो टेलीकॉम सेक्रेटरी भी हैं।
ठीक है ना। भारत के टेलीकॉम सेक्रेटरी भी हैं के राजारमन को इसका अभी वर्तमान में चेयरमैन बनाया गया है। तो अपना जो आंसर है इसके अंदर हम देखें तो अपना रहेगा फोन पे। चलिए, फोन पे, ठीक है ना। तो ये IFSCA ने जो इसक्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन है वो किसको दिया है? फोन पे को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू एंशियंट टेम्पल caves were recently discovered near राजापुर रत्नागिरी in which state? दो प्राचीन मंदिरों की गुफा भी हाल फिलहाल में डिस्कवर हुई है और ये डिस्कवरी हुई है राजापुर रत्नागिरी, और ये कौन से स्टेट के अंदर है? चलिए सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के आंसर पर बाद में बढ़ेंगे। टू एंशियंट टेम्पल केव्स वर डिस्कस्ड नियर राजापुर। राजापुर के रत्नागिरी में ये टेम्पल केव्स मिली हैं। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। द केव्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन क्रिएटेड इन द 5th और 6th सेंचुरी CE, यानी कॉमन एरा का जो 5वां या 6ठा जो सेंचुरी है, शताब्दी है, उसके आसपास माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण किया गया, उसको बनाया गया। दे आर ओल्डर देन द एलिफेंटा केव्स। जो एलिफेंटा केव्स हैं उनसे भी पुरानी इन गुफाओं को माना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रत्नागिरी इज ऑल्सो होम टू द रत्नागिरी केव्स, ए बुद्धिस्ट सेंटर। ठीक है ना। रत्नागिरी केव जो है वो बुद्धिस्ट सेंटर है। उसके अंदर जो है उसका ये माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म संबंधी गतिविधियां हैं वो प्राचीन समय से रही हैं। द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द 5th सेंचुरी CE कॉमन एरा ऑनवर्ड्स विद द लास्ट वर्क इन द 30th सेंचुरी। ठीक है ना। जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आप ये कह लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी आप शिलाएं कह लीजिए, महल कह लीजिए, या जो स्मारक बनाए गए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, वो 5वीं शताब्दी से लेकर के 30th शताब्दी तक बनाए गए थे। यानी 5वीं शताब्दी से शुरू हुए थे और 13वीं शताब्दी के आसपास लास्ट वर्क हमें देखने को मिलता है। तो अपना आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? अभी महाराष्ट्र। देखिए पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने आंसर पर चलेंगे। तो जो दो केव्स हैं वो कहाँ मिली है? महाराष्ट्र में हमें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव? देखिए रैंसमवेयर एक तरह का ये बहुत ही खतरनाक वायरस है जो लोगों की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिया गया है। तो कौन से देश ने इसमें सबकी अगुवाई की है? चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आंसर पर चलेंगे। 50 नेशंस विद इन US लेड अलायंस। अलायंस का मीनिंग हो गया संधि, सहयोग। तो इसके अंदर कितने देश हैं? याद रखिएगा रैंसमवेयर के अंदर वर्तमान में 50 देश हैं, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? US कर रहा है। इंटेंड टू कमिट टू नेवर पेइंग रैंसम्स to cyber criminals and to collaborate in eradicating the financial support for hackers as part of the international counter ransomware initiative। यानी उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, एक पहल शुरू की है कि कभी भी हम कोई हैकर्स को क्या नहीं देंगे? किसी भी तरह की रैंसम, घूस नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे कि उन्होंने किसी का सिस्टम हैक कर लिया था। जैसे हाल फिलहाल में चाइना का जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, ना कि केवल चाइना का, उसको हैक कर लिया गया था, उसके लिए भी रैंसम दिया गया था। तो ये इस तरह का एक इनिशिएटिव है कि हम घूस नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर इस तरह का कोई अटैक होता है तो हम मिलजुल के इन समस्याओं का सामना करेंगे। रैंसमवेयर अटैक्स इन्वॉल्व हैकर्स इनक्रिप्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टम्स and demanding ransom payments in return for decrypting them। इनक्रिप्टिंग का मीनिंग हुआ, जैसे आपके सामने ये अभी समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अगर मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिख दूं या इसको वायरस के थ्रू कर दूं तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। इसको इनक्रिप्ट बोलते हैं, कि समझ में नहीं आना। यानी रैंसमवेयर क्या करता है? जो भी मैटर होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है,
ताकि वो किसी भी तरह से समझ में ना आए। और फिर वो पैसे की डिमांड करता है कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तभी मैं उसको डिक्रिप्ट करूँगा। इंडिया जो है, याद रखिएगा, इसका एक मेंबर है, अलायंस का एक सदस्य है इंडिया। दी ICTRF जो है फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था 23 जनवरी 2023 को। 23 जनवरी 2023 को इसको बनाया गया था। तो अपना आंसर अगर हम इसमें देखें तो क्या रहेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है, USA रहेगा। याद रखिएगा, रैंसमवेयर को इनिशिएटिव को लीड करने वाला कंट्री USA होगा। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है ना, इन्फ्लेशन का मीनिंग हो गया मुद्रास्फीति, यानी कि पैसों के बदले हम कितनी वस्तुएं ले पाते हैं उसको इन्फ्लेशन में हम काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो है सभी घरों का, वो कौन सा इंस्टीट्यूट या संस्था करने जा रही है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, सेबी। तो देखिए, आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मैं इसको एलिमिनेट करूं तो सेबी का ये काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डायरेक्टली ये काम नहीं होता है। अपना आंसर रहेगा नीति आयोग या RBI में से। आंसर अभी डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अनाउंस द लॉन्च ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो याद रखिएगा, दो तरह के सर्वे लॉन्च किए गए हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, एक तो ये रहेगा, दूसरा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ठीक है, द सर्वेज आर कंडक्टेड अक्रॉस 19 सिटीज ऑफ इंडिया। भारत के अंदर 19 शहरों में ये सर्वे जो है, ये सर्वेक्षण है वो किए जाते हैं। अब हम बात एक बार कर लेते हैं RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इनिशियली इसका जो ऑफिस है वो कोलकाता में रखा गया था। एक बात और बता देता हूँ, इसकी जो स्थापना है वो एक एक्ट लाया गया था 1934 में, उसके तहत की गई थी 1935 में। बाद में 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इसका जो मेन ऑफिस है, उसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। तो वर्तमान में इसका ऑफिस जो है मुंबई में रहेगा। 1937 में इसको कोलकाता से दिल्ली लाया गया, मुंबई लाया गया था। अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और किस आधार पर किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ RBI ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 में ये एक्ट लाया गया था कि जो पब्लिक ओनरशिप के तहत उसको RBI को ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस तरह का एक कानून लाया गया और उस आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब हम बात करते हैं 1935 में जब RBI बना था तो उसका पहला गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर था सर ओसबोर्न स्मिथ। याद रखिएगा, सर ओसबोर्न स्मिथ उस समय गवर्नर होता था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। गवर्नर व्हेन नेशनलाइज्ड, जब RBI राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ा या उसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, सर CD देशमुख। जब 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हुआ तो उस समय RBI के गवर्नर थे सर CD देशमुख। और वर्तमान में गवर्नर है शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास। और शक्ति कांता दास ने अपना जो ऑफिस है वो 12 दिसंबर 2018 से संभाल रखा है, यानी 2018 से है। और उर्जित पटेल की जगह पर ये शक्ति कांता दास अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हैं। तो देखिए, नीति आयोग अभी अपना आंसर इसमें नहीं रहेगा। 2 ऑप्शन हमने पहले ही इनेबलेट कर रखे थे। अपना जो आंसर है वो रहेगा RBI के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि बहुत ही अच्छा मैटर और बहुत ही अच्छी टीचिंग, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आपकी सक्सेस से ओरिएंटेड टीचिंग यहाँ पर रहने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस चैनल को शेयर जरूर करें प्लीज़। विच सिटी इज़ द होस्ट
इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग इन 2023, यानी कि कौन सा शहर इंडिया यूएस 2+2 2+2 मीटिंग जो है 2023 के अंदर होने वाली है, कौन सी सिटी उसको होस्ट करेगी। तो चलिए ऑप्शंस जो है हमारे सामने 2 इंडियन सिटीज़ हैं, 2 अमेरिकन सिटीज़ हैं, तो हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम आंसर पर चलेंगे। द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज ए डिप्लोमेटिक समिट दैट हैज़ बीन हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2018। तो याद रखिएगा 2+2 जो है वो डिप्लोमेटिक है, यानी कि राजदूतों के बीच में होने वाला एक सम्मेलन है जो हर साल होता है। 2018 से ये चल रहा है। इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मिनिस्टर अपने देश का, और डिफेंस या अपने देश की तरफ से 2 मिनिस्टर इसमें शामिल रहते हैं, कि तो विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री, और अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। तो अमेरिका की तरफ से ये 2 व्यक्ति इसमें शामिल रहते हैं ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू डिस्कस एंड वर्क ऑन कॉमन इश्यूज ऑफ कंसर्न टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस। तो भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार के लिए 2018 से ये डायलॉग शुरू हुआ है, जिसको 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बोला जाता है। तो अभी मैं बता देता हूँ, इंडियन एक्सटर्नल या फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जैसे आपको पता है राजनाथ सिंह जी हैं। तो चलिए इसके आंसर पर हम अब बढ़ते हैं, और इसके आंसर को जब हम देखें तो हमारे सामने एक ही क्वेश्चन आता है, ये रहेगा न्यू दिल्ली। हालांकि एक्सप्लेनेशन में नहीं था, तो चेन्नई, न्यूयॉर्क, शिकागो, क्योंकि एक बार ये जो समिट है वो अमेरिका में होती है और दूसरी बार यानी दूसरे साल ये इंडिया में होती है, तो इस बार इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में ये समिट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडिड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी। कौन सी भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में लिटरेचर कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी जरूरी है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था, जिसके अंदर शिक्षा, वैज्ञानिक और संस्कृति से संबंधित जो है हमें कार्यक्रम, सुधार, पॉलिसीज देखने को मिलती है, उसको यूनेस्को बोला जाता है। अभी हम एक बार इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बाद आंसर पर चलेंगे। देखिए 2 इंडियन सिटीज़, इनफैक्ट ये अपना 2 है, 2 इंडियन सिटीज़ ग्वालियर, याद रखिएगा, ग्वालियर एंड खोजिकोडे हैव रिसेंटली बिकम पार्ट ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। यूनेस्को का रचनात्मक शहर एक नेटवर्क है, उसका हिस्सा बने हैं हमारे देश के 2 शहर, एक तो रहेगा ग्वालियर, दूसरा है खोजिकोडे। मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर है, और ग्वालियर ने इस कैटेगरी में म्यूजिक से अपनी एंट्री बनाई है, यानी लिटरेचर से संबंधित था ना, तो म्यूजिक से संबंधित रहेगा ग्वालियर, जो यूनेस्को में अपनी जगह पाता है। और केरला के अंदर है खोजिकोडे, और खोजिकोडे ने अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पर प्रूव की है लिटरेचर कैटेगरी में। तो ग्वालियर जो है म्यूजिक कैटेगरी में गया है, और खोजिकोडे जो है वो लिटरेचर कैटेगरी में गया है। तो म्यूजिक को हम और लिटरेचर को हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि लिटरेचर से ही म्यूजिक निकलता है। ग्लोबली 55 cities joined the UNESCO Creative Cities Network on World Cities Day, ठीक है ना। पूरे अगर विश्व की बात करें तो लगभग 55 शहरों ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को ज्वाइन किया था। तो अगर हम, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज़ डे, वैश्विक शहरी दिवस भी बोल सकते हैं इसको, वो कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर 31 को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वैश्विक शहरी दिवस अक्टूबर 31 को
हर साल मनाया जाता है। अब हम थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को स्थापित हुआ था। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें, द पैलेस डे फोंटेनॉय इन पेरिस, तो आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। टोटल मेंबर इसके अंदर 195 है। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है ना। इंडिया जो है यूनेस्को का मेंबर रहा है। यूनेस्को के जो चेयरमैन हैं वो ऑड्रे अजूले, जो डायरेक्टर जनरल भी है ऑड्रे अजूले, याद रखिएगा यूनेस्को के चेयरमैन कौन है, ऑड्रे अजूले। और टोटल मेंबर 195 है। और यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। तो चलिए हम अब आंसर की बात करते हैं। देखिए वहाँ पर हमारे पास ना तो मदुरई था, मसूरू, कर्नूल ये भी नहीं था, सिर्फ एक कोझिकोड था, ठीक है ना। तो अपना आंसर रहेगा कोझिकोड, जिसने लिटरेचर से यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जगह अपनी बनाई है। और नेक्स्ट सिटी रहेगा कौन सा, ग्वालियर, जिसने म्यूजिक के थ्रू बनाई है। विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज्ड हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक रिपोर्ट। हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक रिपोर्ट को किसने सामने रखा है। देखिए हंगर हॉटस्पॉट का मीनिंग हुआ ऐसी वैश्विक जगहें, देशों के अंदर जगहें पूरे विश्व भर में जहां पर भूख से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है, उनको स्टडी किया गया है। तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। द रिपोर्ट टाइटल्ड हंगर हॉटस्पॉट्स फॉर द पीरियड बिटवीन नवंबर 2023 एंड अप्रैल 2024 वाज पब्लिश्ड रिसेंटली। तो इस रिपोर्ट को रिसेंटली ही पब्लिश किया गया। तो ये नवंबर 2013 से लेकर के अप्रैल 2024 तक 23 से लेकर के अप्रैल 2024 तक का डेटा एनालाइज करती है। द न्यू रिपोर्ट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP indicates that acute food insecurity is expected to deteriorate in 18 hunger hotspots until 2024। तो पूरे विश्व में 18 हंगर हॉटस्पॉट्स को बताया गया है कि 2024 तक वो दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसको प्रभावित करेंगे। और इसको स्टडी किसने किया है, FAO रहेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। और दूसरा WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दीज हॉटस्पॉट्स encompass 22 countries और territories including 2 regional clusters। तो लगभग 22 देशों या क्षेत्रों के अंदर पूरे विश्व में ये जो हॉटस्पॉट्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो अपना जो आंसर है वो ए रहेगा, FAO WFP, ये अपना आंसर इसके अंदर रहेगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करते हैं। इसी तरह के 10 क्वेश्चन मैं पर डे आपके सामने लेकर के आऊँगा, इंटरेस्टिंग वे से हम करेंगे। विच कंट्रीज हैड साइंड अ बिल, कौन से देश के हेड ने एक बिल साइन किया रिवोकिंग इट्स रेटिफिकेशन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन। और इसने रिवोक कर लिया, रिवोक का मतलब होता है उसको वापस कर लिया। रेटिफिकेशन का मीनिंग शुरुआत के अंदर तो उसको रेटिफाई किया था कि हम अभी कोई किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, उसको वापस ले लिया। तो कौन से देश ने लिया होगा, चाइना, USA, रशिया, इजराइल। ठीक है, तो देखिए चाइना, USA, रशिया और इजराइल, ये 3 देश हैं जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिशें करते हैं। इनमें से अपना आंसर रहेगा इजराइल, तो ऑफकोर्स नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए CTBT adopted in 1996 bans all nuclear explosions anywhere in the world, but the treaty was never fully implemented। देखिए 1996 के अंदर ये ट्रीटी लाई गई कि हम जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको बैन करेंगे, विश्व में कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट आगे से नहीं होंगे, लेकिन इसको पूरी तरह से कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।
और ये जो ट्रीटी है वो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट के द्वारा अभी भी रेटिफाइड की जानी बाकी है। यानी कि इन देशों ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है कि हम परमाणु जो टेस्टिंग है वो नहीं करेंगे। इन देशों ने इस तरह की अभी तक कोई परमिशन, कोई अप्रूवल नहीं दिया है, रेटिफाई नहीं किया है। तो अभी इसमें से एक कंट्री का नाम और जुड़ जाएगा, वो है रशिया। रशिया ने पहले रेटिफाई किया था इनिशियली, लेकिन अभी जब यूक्रेन से इसके संबंध अच्छे नहीं है, वहाँ युद्ध की स्थिति, युद्ध इनफैक्ट चल भी रहा है, तो उस केस में रशिया ने इस ट्रीटी को वापस ले लिया है कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट बैन से अपना जो कदम है वो पीछे ले रहा हूँ और न्यूक्लियर टेस्ट मैं अभी करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। देखिए आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। इसी तरह की करंट अफेयर की क्लास मैं डेली आपके सामने इवनिंग में लेकर के आया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सैटरडे को छोड़ करके पर डे ये क्लास अपनी अपलोड रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।